अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में अपना जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। उर्दू में इसे कहते हैं बरकी मैदान या फिर बरकी सुकूनी मैदान। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से अगर हमारे पास अगर मान लो प्लस माइनस Q1 कोई चार्ज हो और वहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज हो प्लस माइनस Q2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कि R है। तो ऐसी सूरत में इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बन जाती है। यानी ऑटोमेटिक एक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अगर ये दोनों चार्जेस सेम होंगे तो वो रिपल्सिव होगी, और अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो वो अट्रैक्टिव होंगी। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में डेवलप होगी उसके लिए हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा हुआ है। और कूलम्स लॉ का ये कहना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और उसी तरीके से दूसरी जो बात है वो ये थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी 1/r²। एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, इन दोनों बातों को मिक्स करके हम कूलम्स लॉ का एक मेन एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों बातों को मिक्स करते हैं तो वो फॉर्मूला बनेगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ओके, तो ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये जो फॉर्मूले के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वल टू करके कांस्टेंट K लेना पड़ेगा। तो K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, अब थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को और ज़्यादा डिटेल में जो है वो डील करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो K जो है ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। इस K की एक ख़ास वैल्यू होती है और वो वैल्यू है 1/4πε। याद रखिए, ये जो यहाँ पर ये जो मैंने E जैसी जो सिंबल यूज़ किया है तो एक्चुअली इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ग्रीक लैंग्वेज का ये एक अल्फ़ाबेट है। एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी। एक्चुअली ये एक तरह का कांस्टेंट है और इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी। ओके, अब यानी उस पर्टिकुलर मीडियम की, जिस मीडियम में दोनों चार्जेस रखे हुए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी। ओके, उसको एप्सिलॉन कहेंगे। अब अगर हम K की जगह पर 1/4πε अगर यूज़ करते हैं तो फिर हमको कूलम्स लॉ का जो ओरिजिनल फार्मूला है या डिटेल्ड जो फार्मूला है वो हमको मिल जाता है। मतलब कूलम्स लॉ का जो मेन फार्मूला रहेगा, डिटेल्ड फार्मूला, वो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2/r²। ओके, आप लोग इस मेन फॉर्मूले को जो है वो ध्यान में रखिए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग ध्यान में रखिए, परमिटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग शुरू में, मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू में सिर्फ एप्सिलॉन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ये इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक हम आगे भी नहीं जा सकते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्सिलॉन की डिटेल्स। आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर हम Q1 Q2 r² 4π इन सब लोगों को कांस्टेंट मान लेते हैं अगर, तो ये फॉर्मूले से हमको एक डिटेल्स एक फार्मूला हमको इस तरह से मिल सकता है इसके अंदर कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/ε। आप देखो एप्सिलॉन नीचे है, इसका मतलब हमको एप्सिलॉन को नीचे लेना पड़ेगा। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/ε, यानी एक दूसरे के साथ में उनका उल्टा रिलेशन आ गया। फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू एप्सिलॉन। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप
फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू डाउन होगी, कम होती जाएगी, और अगर आप फोर्स की वैल्यू को कम करते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब ये है कि परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी वो बढ़ जाएगी अगर आप फोर्स को कम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितनी डाउन होगी उतनी परमिटिविटी जो है वो बढ़ेगी, और जितना आप परमिटिविटी को कम करेंगे उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड परमिटिविटी आर इनवर्सली रिलेटेड, उनका आपस का जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है। ओके, एक तो चीज़ ये हो गई। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि अगर फोर्स और परमिटिविटी अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अगर हैं तो फिर अब हमको एक कंडीशन बनाना पड़ेगा कि वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने मान लो दो चार्जेस लिए, जैसे Q1 और कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पर दूसरा चार्ज Q2, ओके, और इमेजिन करो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर वैक्यूम है। अगर दोनों के बीच में वैक्यूम, मतलब उर्दू में जिसे हम खला कहते हैं, ओके, मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में खला है यानी वैक्यूम है, तो खला या वैक्यूम होने की वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी उसको रोकने वाला या उसको कम करने वाला, उसको डिसिपेट करने वाली कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी जहाँ पर कुछ ना हो, कोई मटेरियल मीडियम ना हो। ओके, तो जब यहाँ पर कोई अपोज करने वाली चीज़, मतलब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रोकने वाली कोई चीज़ यहाँ पर जब है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगी। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ वैक्यूम, यानी अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर वैक्यूम में हैं, खला में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। तो ये वाले केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि फोर्स इज मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम बोले तो आजम कीमत, उसकी बड़े से बड़ी कीमत होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी अगर दोनों चार्जेस को आपने वैक्यूम में प्लेस किए, तो वैक्यूम में अगर उसको रखे तो, उन दोनों को रखे तो। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि फोर्स और एप्सिलॉन इनका एक दूसरे के साथ में उल्टा रिश्ता है, उल्टा रिलेशन है दोनों का। अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन कम होगा। तो अगर वैक्यूम में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब एप्सिलॉन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ओके, परमिटिविटी की जो वैल्यू है इट विल बी मिनिमम। तो यहां पर ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि परमिटिविटी इज ऑलवेज मिनिमम इन केस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी हमेशा मिनिमम हो जाती है, और वो जो मिनिमम वैल्यू है इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन आप इसको जीरो भी पढ़ सकते हो, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के लिए दूसरा एक और वर्ड यूज किया जाता, वो है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है द स्पेस विच इज फ्री फ्रॉम एनीथिंग, एनी मटेरियल। ओके, किसी भी मैटर से, कोई भी तरह के मटेरियल पार्टिकल से या मटेरियल मीडियम से जो चीज़ फ्री हो उसको फ्री स्पेस बोलेंगे, और वही चीज़ वैक्यूम होती है। ओके, और ये वाला कंसेप्ट हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी वैक्यूम में, इसका मतलब परमिटिविटी मिनिमम होगी वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर जो परमिटिविटी होगी, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी परमिटिविटी की, उसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ओके, ये था कंसेप्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि मिनिमम है परमिटिविटी की वैल्यू, उसको, उसकी एक फिक्स वैल्यू है, और उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट। यहाँ पर SI यूनिट का मतलब यह है कि अगर आपने सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को SI यूनिट में अगर आप मेजर कर रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतनी होगी। ओके, यहाँ पर अब एक छोटा सा एक सवाल ये भी आएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, यानी SI यूनिट क्या होगी, और साथ ही साथ फिर हम ये भी देख सकते हैं कि क्या इसका डायमेंशन भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इसके साथ में होंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो देखो, SI यूनिट हम लोग इसकी किस तरह से बनाएंगे।
एकदम सिंपल आइडिया है। आप एक काम करो, एफ और एप्सिलॉन को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लो। मतलब एप्सिलॉन को इधर शिफ्ट करो, एफ को इधर शिफ्ट कर दो। जब आप इन दोनों को शिफ्ट करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, एप्सिलॉन के साथ एफ को दोनों का रद्दो बदल कर दिए, दोनों को एक्सचेंज कर लिए या इंटरचेंज कर लिए। ओके, तो एप्सिलॉन के लिए ये लोग आ गए। अब इनको देखकर आप इजीली इनकी यूनिट बना सकते हैं। आप लोग देखो, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर है Q1 Q2, Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। इसका मतलब कूलम स्क्वायर ऊपर आ गया, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। ओके, 4 पाई नंबर है जिसका यूनिट नहीं होगा, एफ यानी फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। बाजू में यहाँ पर आर यानी डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है, और आर का स्क्वायर है। आर यानी डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होगी मीटर, इसका मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जो है उसके लिए ऐसा यूनिट हमको मिल गई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई, आप उसका आइडिया ध्यान में रखो। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेटली ये जो यूनिट का ऐसा यूनिट जो है एप्सिलॉन की यानी परमिटिविटी की, वो समझ में आ गई होगी। ओके, आप इसको याद रखिए, यानी नंबर को भी याद रखो और यूनिट कैसे आई उसको भी ध्यान में रखो। अब हमको देखना है कि क्या ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है, तो क्या इसकी कोई डायमेंशन बन सकती है? तो डेफिनेटली जब यूनिट है तो हम उसका डायमेंशन भी बना पाएंगे। ओके, अब आप देखो डायमेंशन किस तरह से बनेगा। डायमेंशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। आप याद रखो, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, याद रखो, डायमेंशन बनाते टाइम पर हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, वो फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है, 8, 9, 10 से आपने इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप टी को शिफ्ट कर दो तो आपको क्यू के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा, आई इंटू टी। आप याद रखो, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है हर उस जगह पर जहाँ पर चार्ज हो। तो अगर आपको चार्ज का डायमेंशन बनाना है तो चार्ज के डायमेंशन के लिए हमेशा हम क्यू की जगह पर आई टी इमेजिन करेंगे। ओके, और अब आप देखो कि इसका डायमेंशन हम किस तरह से बना सकते हैं। एकदम सिंपल है, इस एप्सिलॉन को इधर ला लो, फोर्स को इधर ले लेंगे, तो ये आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 मीन्स क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, चार्जेस का स्क्वायर है। अब आप इसके अंदर डायमेंशंस ला के रखना शुरू करो। देखो, सबसे पहले ऊपर चार्ज है, तो चार्ज की जगह पर जैसे मैंने आपको बताया आई इंटू टी लेना है, तो आई इंटू टी का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। ओके, नीचे फोर्स है, और फोर्स जो है उसका डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। आपको ये डायमेंशन याद करना पड़ेगा, फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, L1 M1 T-2। बाजू में R का स्क्वायर है, यानी R यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये का मतलब होगा लेंथ, इसका मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो L2 हो जाएगा। ओके, और अब आप हो गया फाइनलाइज। अब आप इसको पूरी तरह से जो है सॉल्व करके इसका डायमेंशन बना सकते हैं। इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा, ऊपर आई का मतलब आप ए ले सकते हैं एम्पियर के लिए, तो आई 2 मरतबा है, बाजू में टी है तो टाइम 2 मरतबा, डिवाइडेड बाय L1 और ये L2, तो ये हो जाएगा L3। उसके बाद आएगा M1 क्योंकि M1 अकेला है, और T-2। ओके, और अब आप ये जो LMT है इन लोगों को ऊपर शिफ्ट कर लो। जैसे आप इन लोगों को ऊपर शिफ्ट करेंगे आपको परमिटिविटी के लिए डायमेंशन मिल जाएगा। तो परमिटिविटी का डायमेंशन आएगा LMT और A। ओके, हाँ, अब ये देखिए L कितना आएगा, जैसा आप देख रहे हो L3 है और कोई दूसरा L है नहीं, इस L3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L-3।
ये जो m1 है, आप इस m1 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा m-1। ये t-2 है नीचे, इसको आप ऊपर शिफ्ट करो तो ऊपर आकर ये +2 हो जाएगा। ऑलरेडी t का स्क्वायर है पहले से, t2 ऊपर पहले से है, तो t2 और ये t2, इसका मतलब हो जाएगा t+4। ओके, और a2 है, यानी इलेक्ट्रिक करंट या एम्पियर 2 बार है, इसका मतलब यहाँ पर एम्पियर जो है वो 2 मरतबा आएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2+2 आएगा। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशन इतना होता है। ओके, आप देखिए बहुत ही विचित्र टाइप का डायमेंशन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह के डायमेंशन डायरेक्टली MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उनका जो डायमेंशन है वो इतना होता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है, और उसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12। यूनिट हम लोगों ने उसकी देखे थे, ऐसा यूनिट, उसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन इतना है। ओके, ये हो गई कंसेप्ट, यानी यहाँ पर अब परमिटिविटी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख लिए, और ये तमाम चीज़ें आप नोट करके रखो और इनको याद भी रखो। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमको और भी डील करना है, और उसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और नोट भी कीजिए। आप देखिए, अगर आपने 2 चार्जेस लिए Q1 और कुछ दूरी के ऊपर Q2, और ये इमेजिन करो कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई तो भी मीडियम है। ओके, कोई भी चीज़ है, उन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसमें कोई तो भी मीडियम है। अगर कोई मीडियम है तो उनकी जो परमिटिविटी होगी उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इन दोनों के बीच में मीडियम नहीं है बल्कि यहाँ पर वैक्यूम है, तो हम उसी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ओके, आप याद रखो, ये परमिटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, यानी आपको ये रूल ध्यान में रखना है। ये एक रूल मतलब रियलिटी है कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम एक और नया कंसेप्ट बना सकते हैं, एक और नई चीज़ हम लोग यहाँ बना सकते हैं, और वो जो नई चीज़ हम बनाने वाले हैं वो होगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशो। ओके, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशो आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं मतलब कहते हैं। एक्चुअली ये रिलेटिव परमिटिविटी है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखो कि इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको K से यानी डिनोट करेंगे। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन सफिक्स आर। अगर आप उसको एप्सिलॉन सफिक्स आर बोलेंगे तो हम उसको नाम रखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और अगर आप उसको K से डिनोट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये दोनों भी वर्ड याद रखो। पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया वो है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो K है तो K के लिए मैंने उसके लिए वर्ड बताया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप याद रखना दोनों का मीनिंग सेम है। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वही एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे तो उसको K से डिनोट करना पड़ेगा, और रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे तो उसको एप्सिलॉन सफिक्स R से डिनोट करना पड़ेगा। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ऐसा है, अगर एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मतलब ये होगा कि एप्सिलॉन की यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और इस तरीके से ये जो चीज़ मिलेगी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक यूनिट लेस नंबर हमको मिलेगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस भी। ओके, क्योंकि ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी से नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह कैंसिल हो रही है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी सिर्फ एक नंबर होगा। ओके, सिर्फ एक नंबर,
उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यानी वो सिर्फ एक नंबर होगा जिसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती, यूनिटलेस होगा वो नंबर, साथ ही साथ वो डायमेंशनलेस भी होगा। ओके, अब एक और चीज़ है, ये नंबर क्या चीज़, मतलब ये किस चीज़ को दर्शाएगा, क्या चीज़ बताएगा, इससे हमको क्या पता चलेगा। तो हम देखिए इसके लिए बहुत सिंपल वे में हम इसको मतलब इसकी डिटेल्स को जो है देख सकते हैं। एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैक्यूम के बारे में हम बात कर लेते। आप लोग देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया वो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर आप वैक्यूम की मतलब फ्री स्पेस के लिए अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप ले रहे हो तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पर भी आपको एप्सिलॉन नॉट ही लेना पड़ेगा। ओके, तो k इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब k इज इक्वल टू 1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल गई। ओके, बल्कि ये एक रेफरेंस पॉइंट हमको मिल गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 होगा, किसके लिए, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब हम कई मर्तबा जब हम एयर की बात करते हैं तो हम एयर को फ्री स्पेस जैसा ट्रीट करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। यानी एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो एयर इज़ नॉट ए वैक्यूम, एयर कोई वैक्यूम नहीं है। एयर जो है वो उसको हम वैक्यूम के तौर पर या फ्री स्पेस के तौर पे सिर्फ ट्रीट करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर। ओके, तो अगर हमको फ्री स्पेस या वैक्यूम अगर है या फिर इवन एयर की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग k की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ओके, यानी एयर इज ट्रीटेड एज वैक्यूम और फ्री स्पेस। ओके, ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखो कि एयर को अगर आप वैक्यूम नहीं भी समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एयर को फ्री स्पेस समझ सकते हैं। इस अंदाज में समझ सकते हैं कि एयर इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, एनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हम इस तरह से उसको लेंगे और इसीलिए हम उसको फ्री स्पेस जो है इमेजिन करेंगे। तो फॉर एयर k इज इक्वल टू 1, फॉर फ्री स्पेस k इज इक्वल टू 1, फॉर वैक्यूम k इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जब भी हम एयर की बात करेंगे k इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए, ये हो गई पहली बात। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरी बात करेंगे। मान लो कि हमको किसी मीडियम के बारे में बात करना है, कोई भी मीडियम। ओके, तो अगर हम किसी मीडियम के बारे में बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो, ये जो एप्सिलॉन है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था एप्सिलॉन के बारे में, और वो बात ये थी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज द मिनिमम परमिटिविटी। मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट है एक्चुअली ये मिनिमम वैल्यू है, और अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 0। ओके, एप्सिलॉन बड़ा होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, k जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी फॉर मटेरियल मीडियम। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि जिन मीडियम्स की हम बात कर रहे हैं उन मीडियम्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। ओके, यानी जिन मीडियम के लिए, जिन मटेरियल मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी वो मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स भी कहेंगे। ओके, उनको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर आपको उसको मीडियम मटेरियल नहीं बोलना है, आप उसको सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स भी कह सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब रहेगा द मटेरियल मीडियम फॉर विच द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, मतलब वैक्यूम के लिए भी और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी, या वो मटेरियल मीडियम के लिए जिनके लिए एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसीलिए उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, ये था कंसेप्ट अलग अलग मीडियम का। अब हम अपने उस टॉपिक पर चलते हैं जो हमने, मतलब जो हमारा आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड का
रियल में इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आप देखिए, सबसे पहले आप इमेजिन करो कि मान लो आपने यहाँ पर कोई तो भी एक चार्ज लिए प्लस माइनस क्यू। ओके, अब सवाल ये आएगा कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के यहाँ होने का मतलब इस जगह पर ये चार्ज मौजूद है, तो इससे इसके अतराफ में, मतलब इसके अतराफ में ये जो विसिनिटी जो इसको बोलेंगे, सराउंडिंग, इसके चारों तरफ का जो माहौल है, डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा। चारों तरफ जो है, इसकी चारों तरफ जो है इसकी मौजूदगी, इसके एग्जिस्टेंस की वजह से असर पड़ने वाला है। ओके, अब वो असर कैसे पड़ने वाला है तो उसको आप एक बार समझ लो। ओके, देखो, उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ऐसा इमेजिन करो आप लोग कि ये प्लस माइनस नहीं है बल्कि प्लस चार्ज है। ओके, प्लस क्यू है मान लो, थोड़ी देर के लिए जस्ट आप माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं प्लस लेकर समझा देता हूँ। मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, और अब आपने एक काम किए, आपने एक दूसरा एक छोटा सा एक चार्ज लिए जिसका नाम है Q0 या Q0, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है मान लो। ओके, उस चार्ज को पकड़कर आप इसके करीब लाने की कोशिश करो। आप लोग क्या महसूस करोगे? आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, ये उसको और ज़ोर से रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि दोनों भी सेम चार्जेस हैं। ओके, हाँ, अगर इसको आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फिर वो जल्दी से आने की कोशिश करेगा, मतलब वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये अट्रैक्ट करना या रिपेल करने का जो मामला है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको एक पर्टिकुलर रीजन में नज़र आएगा। यानी इस पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ आपको ऐसा महसूस होगा, यानी आप ऐसा इमेजिन कर पाएंगे कि मान लो इसके चारों तरफ ये इस तरह से एक मीडियम, एक पर्टिकुलर एक ऐसा रीजन होगा कि आप इसको इस रीजन के अंदर लाएंगे तो इसका अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको नज़र आएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा। वो जो रीजन है इस पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ जिसमें इसका एग्जिस्टेंस या इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फील होती है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, सॉरी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। उस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around any charge in which electrostatic force can be experienced. ओके, उर्दू में हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि बरकी मैदान या बरकी सुकूनी मैदान क्या होगा? तो बरकी सुकूनी मैदान किसी भी बरकी बार के चारों तरफ पाया जाने वाला एक ऐसा इलाका होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें इस बरकी बार की बरकी सुकूनी कुव्वत को महसूस किया जा सके। ओके, बरकी सुकूनी कुव्वत के असर को महसूस किया जा सके, इफेक्टिवली महसूस किया जा सके। उस फील्ड, उस रीजन को, उस इलाके को हम बोलेंगे बरकी सुकूनी मैदान यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, अब मुझे यकीन है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। देखो, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मैं एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहाँ पर ये चार्ज लिए और इस चार्ज के चारों तरफ ये वाला वो रीजन है जिसको हमको बोलना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ लिए तो वो रिपेल नहीं होगा। अगर यहाँ लेते हैं तो यानी इस फील्ड के बाहर अगर लेंगे तो वो उसको रिपेल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ की बजाय अगर आप उसको यहाँ ले लेते हैं, इस जगह पर ला लेते हैं, तो अब वो उसको रिपेल करेगा। ओके, इसका मतलब इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर जो आपको स्फेरिकल जो यहाँ सरफेस नज़र, आप देखो यहाँ आपको देखने में तो ये एक ऐसा सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको 3 डायमेंशनल इमेजिन करो, चारों तरफ इमेजिन करो, चारों तरफ इसके बीच, इसको बीच में हवा में रखो और इसके चारों तरफ आप एक ऐसी गोल स्फेरिकल एक सरफेस इमेजिन करो, तो वो जो स्फेरिकल सरफेस जो बनेगी वो ऐसी स्फेरिकल सरफेस बनेगी जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होगी। यानी हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेंगे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्फेयर के अंदर। और क्योंकि हम उसको फील कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा जो इमेजिनरी जो स्फेरिकल रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ओके, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए, मतलब इसका आइडिया समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस का कंसेप्ट जो है दिया हूँ। अब इसकी रियलिटी क्या है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी चार्ज के चारों तरफ बनाएंगे तो एक्चुअली वो फील्ड
इनफाइनाइट होगी, मतलब वो फील्ड इतनी बड़ी होगी, इतना ज़्यादा दूर तक उसका इफेक्ट होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, यानी अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर आप बताएंगे कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सर्कल है या ये जो स्फीयर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा नहीं बता सकते। ओके, ऐसा नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी इसका जो असर है वो इन्फिनिटी तक रहेगा, यानी ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर भी जस्ट समझने के लिए मैंने ये जो चीज़ बताया हूँ वो सिर्फ इसलिए कि इफेक्टिव वो फोर्स कहाँ तक रहेगी, तो वो फोर्स एक पर्टिकुलर रीजन तक ही इफेक्टिव रहेगी, उसके आगे वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, देखिए मैं इसी बात को थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इसका पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आए। आप इमेजिन करो कि आपने यहाँ पर एक मैग्नेट लिए, आपको पता है मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अब आप एक काम करो, इसके चारों तरफ आप इमेजिन करो, एक ऐसे डिसाइड कर लो कि ये एक ऐसा रीजन है, और ये रीजन की ख़ास बात ये है कि अगर आपने इस रीजन के अंदर लोहे की कोई चीज़ लेकर आए तो वो इसको अपनी तरफ जो है वो कशिश कर लेगा, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे लोहे का एक कीला मान लो आपने यहाँ लिए, इसके बाहर लिए, अब वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रीजन के बाहर है। ओके, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नातीसी मैदान। और इसका कंसेप्ट ये रहेगा कि अगर लोहे की कील यहाँ पर है तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो बाहर है तो वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ओके, ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन इसकी भी रियलिटी ये है, इसके बारे में भी ये मतलब आइडियली हम लोग इसके बारे में भी ये बोलेंगे कि अगर यहाँ पर मैग्नेट रखा है तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका भी इफेक्ट इन्फिनिटी तक होता है। ओके, वो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी, मतलब उसका भी जो रेंज रहेगी वो इन्फिनिटी तक रहेगी। ओके, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा नहीं होगा, यानी हम उसको अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, डेली जो रूटीन लाइफ है हमारी, उसमें हम नहीं महसूस कर सकते। अगर आपने एक मैग्नेट लिए तो वो 1 मीटर की दूरी तक पर उसका काम नहीं चलता। ओके, लेकिन आइडियली हम ये बोलेंगे कि वो इन्फिनिटी तक उसका असर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भले ही देखने में ऐसी रहेगी इस तरह से, लेकिन रियलिटी में हम उसको नहीं बना सकते हैं। हम आइडियली मतलब हम उसको ये कंसीडर करेंगे कि वो इन्फिनिटी तक लॉन्ग होंगी। तो सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस क्यू चार्ज अगर है तो वो सिर्फ इसकी विसिनिटी में ही होगी प्रैक्टिकली। यानी हकीकत में अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ इसके चारों तरफ जो रीजन होगा, स्फेरिकल रीजन, वो सिर्फ उसी में रहेगी। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ये उसकी बाउंड्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बाउंड्री नहीं बताएंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक हम एक्सटेंडेड मानकर चलेंगे। ओके, इसको एक और तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी है। ओके, यानी एनी पॉइंट आउटसाइड दिस पर्टिकुलर सर्कल या इस पर्टिकुलर फील्ड, यानी इस पर्टिकुलर फील्ड के जस्ट बाहर का कोई पॉइंट अगर है तो हम उस पॉइंट के बारे में बोलेंगे कि इट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, यानी इसके बाहर की कोई भी चीज़ को इन्फिनिटी बोलना पड़ेगा। ओके, ये इसका कंसेप्ट है। चलो, तो मुझे यकीन है कि आपको ये फील्ड का कंसेप्ट जो है ये ध्यान में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं अब आपको इसी टॉपिक को दोबारा से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि रियल में अब ये फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो जैसा अभी हमने देखे थे कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस माइनस क्यू। ओके, और इससे कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। आप याद रखना, ये जो छोटा सा क्यू नॉट जो चार्ज है इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज के बारे में दो तीन बातें इसके बारे में आप याद रखो। जैसे सबसे पहली बात आप याद रखना कि इट इज़ ए वेरी स्मॉल चार्ज, वो बहुत ही छोटा चार्ज होता है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यानी वो बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हम टेस्ट चार्ज को कभी भी निगेटिव नहीं लेंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, हमेशा। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, हम ये भी इमेजिन करेंगे, बल्कि ये भी एक अजम्पशन हम लेंगे यहाँ पर कि ये इतना छोटा चार्ज है कि इसकी खुद की फील्ड नहीं है। यानी हम ये नहीं समझेंगे कि इसके चारों तरफ इसकी खुद की कोई फील्ड होगी, हम सिर्फ उसको एज ए टेस्ट चार्ज इमेजिन कर रहे हैं। देयर इज़ नो फील्ड अराउंड इट, उसकी खुद की कोई फील्ड हम नहीं मानकर चलेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे। ओके,
ओके, अब आप देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और सपोज करो कि ये भी पॉजिटिव है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब वो आएगा वो उसको रिपेल करेगा। ओके, अगर मान लो कि ये निगेटिव चार्ज है और ये तेज चार्ज जब उसके निगेटिव फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा, यानी उस फील्ड के अंदर जब आने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि ये निगेटिव है और ये तेज चार्ज पॉजिटिव है, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो ये कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पर एक और चीज़ को हम डील करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप एक चीज़ देखिए, मान लो कि ये जो आपने चार्ज लिया हुआ है, कौन से वाला चार्ज, प्लस माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से इनफाइनाइट दूरी के ऊपर इस जगह पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। ओके, रियल में ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है मान लो, तो क्या इस चार्ज के ऊपर इसका कोई असर होगा? तो डेफिनेटली नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो इन्फिनिटी पर है। ओके, इन्फिनिटी पर होने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स है वो इट विल बी जीरो, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इन्फिनिटी की ये बात हो गई। अब आप एक काम करो, उसको इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा करीब लाने की कोशिश करो, आप उसको नज़दीक लाते जाओ। जैसे जैसे आप उसको नज़दीक लाते जाएंगे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर है वो बढ़ते जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तेज़ी है वो बढ़ती जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तेज़ी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर, ये जो चीज़ बढ़ रही है, इसको हम लोग नाम देंगे इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, शॉर्ट में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इट इज़ डिनोटेड बाय ई बार। याद रखो, ई के ऊपर यहाँ पे बार लगा है, इसका मतलब इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी खुद की एक डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन रहेगी वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट इन्फिनिटी इज जीरो। इन्फिनिटी के ऊपर ये जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को नज़दीक लाते जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलती जाएगी। एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी कि इन्फिनिटी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, जब आप उसको नज़दीक ला रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ओके, तो लगातार जैसे जैसे आप उसको नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। ओके, ये एक बहुत चीज़ है, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को हमारे मेन चार्ज के जितने नज़दीक लाते जाएंगे उतनी उसके ऊपर एक्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अब सवाल आएगा कि हम इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो उसका एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आप अच्छी तरह से मतलब उसको ज़हन नशीन कर लो। आप याद रखो, जब भी कभी हम किसी भी टाइप की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है फोर्स को उस फोर्स के रीजन से डिवाइड कर देना। फोर्स डिवाइडेड बाय रीजन ऑफ दैट फोर्स। वो फोर्स जिसकी वजह से, जिस रीजन से वो फोर्स डेवलप हुई है, आप उसी रीजन से उसको डिवाइड कर दो, आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, मैं आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को यूज़ करके बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब आप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया उसका सिंबल ई बार है। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स का मतलब हम ले लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमको बरकी सुकूनी कुव्वत लेना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब डिवाइडेड बाय चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, रीजन जो है वो क्या होता है, चार्ज, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है, तो अपॉन में यहाँ पर हमको चार्ज लेना है। तो इसका मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, ये था उसका मेन कंसेप्ट। ओके, एक और काम करते हैं, ये एक एग्जांपल होगी, एक एग्जांपल और ले लेते। मान लो कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ले रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, चलो उसको यहाँ पर हम एक सिंबल दे देते हैं ई सफिक्स जी।
ओके, तो सवाल ये आएगा कि वो क्या आएगा, यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर हम ले लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन मास होता है, क्योंकि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होती है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी फील्ड की इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एनी फील्ड इज गिवन बाय फोर्स ऑफ दैट फील्ड डिवाइडेड बाय रीजन ऑफ दैट फील्ड। ओके, ये था यहाँ का मेन कंसेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यहां पर चार्ज का मतलब लेना पड़ेगा टेस्ट चार्ज। वो जो टेस्ट चार्ज Q0 हमने लिए थे, Q0 जो लाए थे एक पर्टिकुलर मतलब चार्ज के चारों को एग्जामिन करने के लिए, तो वो टेस्ट चार्ज को हम डिवाइडेड कर देंगे यहाँ पर। ओके, अब आप देखो ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, फील्ड इंटेंसिटी का। इस फॉर्मूले को लेकर हम इसकी सबसे पहले SI यूनिट बना लेते हैं। आप देखिए इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है, मतलब ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। एकदम सिंपल। तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। यहां पर एक और चीज याद रखो, SI सिस्टम का एक रूल है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम जो है अगर हम किसी साइंटिस्ट का नाम अगर हम यूज कर रहे हैं SI यूनिट के अंदर, तो कोई एक का हम यूज कर सकते हैं, दो का नहीं। अब यहां पर न्यूटन और कूलम दोनों भी साइंटिस्ट हैं, तो न्यूटन पर कूलम ठीक है हम यूज कर लेंगे ये कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन SI सिस्टम के रूल के हिसाब से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस करके एक और यूनिट बनाई गई, और वो जो दूसरी यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर। तो आप ये भी ध्यान में रखो, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो वोल्ट है, और मीटर इज द डिस्टेंस। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करती है, इसलिए वोल्ट पर मीटर भी उसकी SI यूनिट है। ओके, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त आप याद रखो कि ये फॉर्मूले पर से उसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी SI यूनिट बना लिए। उसकी SI यूनिट हमको जो मिली वो मिली न्यूटन पर कूलम। क्या हम लोग इस फॉर्मूले को देखकर इसका डायमेंशन बना सकते हैं, यानी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो बिल्कुल इजीली डायमेंशन बना सकते हैं। आप देखो एकदम आसान है, ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन है L1 m1 T-2 अपॉन नीचे चार्ज है। और अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब भी चार्ज नजर आए आप उसको हटाकर IT ले सकते हो, Q इज इक्वल टू IT होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे I इंटू T, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो। आप देखो इसका डायमेंशन आ जाएगा L M T, और क्योंकि I आ गया मतलब A एम्पियर। ओके, तो वो लेना पड़ेगा। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते। देखो इसको सॉल्व करो, L1 है और दूसरा कोई L है नहीं तो L1, M1 और कोई M है नहीं तो M1, ये T नीचे 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर आकर वो -1 हो जाएगा। ओके, आप देखो यहाँ पर ये जो टाइम है एक्चुअली ये T1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1, ऊपर पहले से T-2 है, तो T-2 और ये T-1 ये हो जाएगा T-3। और ऊपर ये करंट नीचे एक बार है, I1 नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर आकर -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है वो होगा L1 M1 T-3 और A-1। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन SI यूनिट मालूम करना और उसका डायमेंशन मालूम करना आ गया होगा। ओके, और एक चीज़ देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब इट इज़ ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन कौन सी होंगी? तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। ओके, याद रखो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। अब वो डायरेक्शन क्या होगी तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और आप पूरा ध्यान से उसको देखिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो बना सकते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और अब यहाँ पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो। आप याद रखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको निगेटिव कभी नहीं लेना है। जब आप इसको इसके नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों सेम चार्ज है, मतलब वो रिपेल करेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी। इसका मतलब ये डायरेक्शन में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, और अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी बरकी सुकूनी कुव्वत जो है उसकी जो सिमत होती है वही सिमत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर मैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेता हूँ तो अब क्या होगा, और यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, अभी क्या होगा, अब ये जैसे इसके करीब लाएंगे तो ये इसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी यहाँ पर। अगर अट्रैक्टिव फोर्स आ गई तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो क्या समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होंगी बाहर की तरफ, और अगर निगेटिव चार्ज लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी। इस बात को मतलब ये दोनों बातों को अगर हम एक सिंप्लीफाइड एक फिगर के जरिए अगर बनाना चाहें तो देखो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज लिए तो इसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी, इस तरह से अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन कुछ तो भी हमको ऐसी बनाना पड़ेगा, इस तरह से, यानी चारों तरफ से ये अंदर आ जाएगा। ओके, हम इसको बोलेंगे डायवर्जिंग, क्योंकि ये डायवर्ज हो रही, फैल रही है, चारों तरफ निकल रही है। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायवर्जिंग, इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच ऑल द लाइन्स आर डायवर्जिंग फ्रॉम द अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो वो कॉन्वर्जिंग हो जाएंगी। कॉन्वर्जिंग मतलब अंदर आने वाली, मरकूज होने वाली। उर्दू में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर वो मरकूज हो रही है, यहाँ पर वो फैल रही हैं, बाहर जा रही हैं। ओके, तो ये डायवर्जिंग फील्ड हो गई, मतलब डायवर्जिंग मतलब बाहर की तरफ निकलने वाली, और ये अंदर की तरफ आने वाली। ओके, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, और अब लास्ट आखिरी 1 मिनट के अंदर मैं आपको उसका फॉर्मूला और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने वाला हूँ। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी बनाए थे वो फॉर्मूला था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको बेस बनाकर यहाँ पर याद रखो कि जिस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ वो एक पॉइंट चार्ज है। ओके, यानी वो जो प्लस माइनस क्यू जो चार्ज लिया था मैंने वो भी एक पॉइंट चार्ज था, और ये टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉइंटेड है ही। ओके, तो अब मैं फोर्स का फॉर्मूला बनाऊंगा। अब आप देखो, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो कि वो दोनों चार्जेस किसी मीडियम में है तो मैं एप्सिलॉन लूंगा, अगर वैक्यूम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा। ओके, इनटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ओके, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कूलम्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, हमको फॉर्मूला मिलेगा ई बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे आर दूरी पर, आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है। देखो, इस बात का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर इस जगह पर कोई तो भी एक चार्ज है Q। ओके, और यहाँ से आर दूरी के ऊपर इस जगह पर एक पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इतनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो, एप्सिलॉन उस वक्त लेंगे जब यहाँ पर मीडियम होगा, यानी पॉइंट P सिचुएटेड इनसाइड ए मीडियम, और अगर पॉइंट P वैक्यूम में होगा तो यहाँ पर हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट और ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब एक और चीज़ हम करेंगे इसके अंदर। अब आप एक और चीज़ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है, इस फॉर्मूले में Q इज़ ए चार्ज, यानी बेसिक चार्ज है, ये हमारा मेन चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, और 1/4 पाई एप्सिलॉन इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये सारे कांस्टेंट हटा दिए जाएं तो हमको फॉर्मूला मिलेगा ई बार इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब हमको यहाँ पर क्या चीज़ नजर आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ में उसका रिलेशन हमको मिला, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत तेजी के साथ कम होती है। अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ओके, अगर आपने डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ओके,
ये इसका कंसेप्ट है। तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो कंसेप्ट अभी हमारे सामने आ गया, कौन सा कंसेप्ट, E बार इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वाला जो कंसेप्ट हमारे पास आया, इसको बेस बनाकर अगर हमको एक ग्राफ अगर बनाना हो, मान लो कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं इस जगह पर, और यानी ये साइड में अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लो कि हम आर ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो ये है कि आर जितना छोटा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होंगी, तो यहाँ कहीं उसकी वैल्यू आएगी। और फिर जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो कम होती जाएगी। और क्योंकि आर का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो कर्व है वो ऐसा इस तरह से आएगा, मतलब पैराबोलिक जैसा पाथ यहाँ पर बनने वाला है। इस तरह से ये जाएगा और ये कंटिन्यू यहाँ पर ये ऐसा कम होते जाएगा, लेकिन इट नेवर टचेस, वो इसको कभी टच नहीं करेगा, या टच भी करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा। टच करने का मतलब क्या है, देखो एक बार इसको भी ध्यान में रख लो। मान लो कि अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको यहाँ लाकर ऐसा टच कर दिया, ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो गई ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेवर ज़ीरो, वो ज़ीरो होती ही नहीं है। ओके, वो ज़ीरो होती है इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी, इसका मतलब फिर इसको इन्फिनिटी बोलना पड़ेगा, और इन्फिनिटी को तो आप बता नहीं सकते हो। इसलिए आप याद रखो कि ये जो ग्राफ है इट नेवर टचेज एक्स एक्सिस, ये इसको टच कभी नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ऐसा दूर तक। ओके, तो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, यानी ये ग्राफिकल कंसेप्ट हो गया, ग्राफिकल रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके अलावा रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी है, और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंसेप्ट समझने में कोई दुश्वारी आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करते रहिए। चलिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।